जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चालन के बारे में। देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था क्या कि ऊष्मा जो चलती है वो 3 विधि द्वारा चलती है, यानी कि 3 प्रोसेस द्वारा चलती है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस हम लोगों ने देखा था वो चालन था, और फिर दूसरा जो प्रोसेस हम लोग देखेंगे, दूसरा और तीसरा, तो उसमें दूसरा का जो बात अगर करें तो वो है हमारा संवहन। और अगर इंग्लिश में इसको बोलें तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो कन्वेक्शन बोल सकते हैं। जैसे चालन को क्या बोले थे, तो कंडक्शन बोले थे। अब देखिए, चालन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चालन में यही पढ़ा था कि इसमें कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। यानी कि जब कोई भी वस्तु गर्म होता है तो उसके अंदर में जो पार्टिकल होता है या कण होता है वो एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि अपना स्थान को परिवर्तित नहीं करता है, स्थान को नहीं बदलता है। लेकिन इस संवहन में हम लोग देखेंगे कि यह जो है मतलब इसके अंदर में जो पार्टिकल होगा या कण होगा वो क्या करेगा, जगह को बदलेगा। जैसे मान के चलिए एयर है, एयर यानी कि हवा जब गर्म होता है तो हवा के अंदर में जो पार्टिकल होता है तो पार्टिकल में उसका धूलकण का आपको आप देख सकते हैं। तो धूलकण क्या होता है, उसका एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। तो इसमें जो है ऊष्मा किस विधि द्वारा चल रहा है, यानी कि वायु में जो ऊष्मा का चलने का जो विधि है वो संवहन विधि है। सेम उसी तरीक़ा से ऊष्मा का चलने का जो विधि द्रव में होता है वो भी क्या होता है, तो यही संवहन विधि द्वारा चलता है। यानी कि द्रव में भी ऊष्मा चलेगी तो वो संवहन विधि द्वारा चलेगी, और उसी प्रकार से गैस में जब चलेगी तो संवहन विधि द्वारा चलेगी। लेकिन ठोस में इस संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, यानी कि ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती है। ऊष्मा को चलने के लिए जो चाहिए वो प्रोसेस का नाम है संवहन। यानी कि संवहन का अगर टोटली हम लोग बात कर लें तो इसमें जो है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कण का स्थानांतरण होता है, यानी कि पार्टिकल अपना जगह को क्या करता है, तो बदलता है। और संवहन विधि द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होता है वो 2 में ही होता है। एक जो हमारा हो गया वो कौन सा, तो गैस, और दूसरा क्या हो गया, तो द्रव हो गया। अब हम लोग चलते हैं, जैसे देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वायु में जो है क्या होता है कि कण एक जगह से दूसरे जगह चलता है। तो इस कण का एक जगह से दूसरे जगह जाने के क्रम में क्या होता है, एक धारा बन जाती है। जैसे देखिए, मान के चलिए कि ये एयर है, इतना सा ये एयर है, इसके अंदर में पार्टिकल है, ये सब क्या है, पार्टिकल है, कण है। अब ये जो कण है, अब मान के चलिए ये इस जगह से इस जगह पर आएगा, फिर ये वाला ये इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। तो यानी कि पार्टिकल जो अपना जगह को चेंज कर रहा है, तो इस जगह के चेंज करने के कारण एक धारा बन जाती है। क्योंकि देखिए ये पार्टिकल क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इसका पार्टिकल गर्म हो गया है। गर्म नहीं भी करते थे ना, तो फिर भी ये जो है क्या था, पार्टिकल मूव कर रहा था। लेकिन गर्म करने के बाद क्या होता है, इसका पार्टिकल का मूवमेंट जो है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चलने का जो इसका बोलिए तो काफ़ी तेज़ी से चलता है। तो इस पार्टिकल का एक जगह से दूसरे जगह जाने के कारण क्या हो जाता है, एक प्रकार की धारा बन जाती है। और उस धारा का नाम क्या है, तो उस धारा का नाम है संवहन धारा। तो हमारा जो वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में ये संवहन धारा बहती है। हमारा वायुमंडल जो गर्म होती है इसी संवहन धारा के कारण गर्म होती है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़े कि कण जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो क्या वो सीधी रेखा में जाता है, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी रेखा में जाता है। कहने का मतलब, चाहे या तो गैस की बात करें चाहे या तो द्रव की बात करें, तो इसमें जो है कण टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, मतलब उसमें ऊष्मा भी क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। तो ऊष्मा जो चलता है किसके साथ में चलता है, तो उसके पार्टिकल के साथ में चलता है, कण के साथ में चलता है। जब पार्टिकल ही टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, जिगजैग चलेगा, तो उसके अंदर में जो ऊष्मा होगा उसका भी पथ क्या होगा, जिगजैग होगा, यानी कि वो भी क्या चलेगा, तो टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा। तो इस कारण इसमें जो ऊष्मा का क्या होता है, पथ होता है, वो सीधा होता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। वो क्या होता है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता है। तो संवहन विधि द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होता है तो वह जो भी माध्यम में होगा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। अब माध्यम में ऊष्मा चल रही है या कण चल रहा है, तो ऊष्मा को लेकर चल रहा है वो कण, तो इस वजह से क्या होगा, वो माध्यम को भी क्या कर देगा, तो गर्म कर देगा। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं इस संवहन धारा के बारे में कुछ खास। जैसे मान के चलिए ये जो संवहन धारा है ये किधर से किधर बहती है, यानी कि किधर से किधर फ्लो करती है। तो ये जो है इसका बहने का जो दिशा होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। क्या, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं छोटा सा। जैसे देखिए ये क्या है, एक बर्तन है, इसमें ये पानी भरा हुआ है,
और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो नीचे वाला जो पानी है वो गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के बाद क्या होता है, इसका पार्टिकल ऊपर की तरफ जाने लगता है। इसका पार्टिकल किधर जाने लगता है, तो ऊपर की तरफ जाने लगता है। अब पार्टिकल जिधर से जिधर चलेगा ना, तो संवहन धारा भी उधर से उधर ही बनता है। अब गर्म करने के बाद यहाँ का पार्टिकल जब गर्म हुआ था तो इधर की तरफ चल रहा था, इसलिए संवहन धारा किधर से किधर की तरफ चलेगी, तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी। और हर हमेशा जो ये संवहन धारा बनता है नीचे से ऊपर की तरफ ही बनती है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। अगर मान के चले यहाँ पर ये जो पानी है, इस पानी का ऊपर वाला पार्ट को अगर गर्म करें तो क्या यहाँ पर संवहन धारा बनेगी? नहीं, क्योंकि पानी का जो ऊपर वाला तल है, तो ऊपर वाला तल गर्म हुआ, उसके ऊपर तो पानी है नहीं, इसलिए संवहन धारा वहाँ पर नहीं बनेगी। तो ये था संवहन धारा का कॉन्सेप्ट। आप सही तरीके से समझ गए होंगे इस संवहन धारा को। अगर समझने में दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम इसको और भी बेटर ढंग से आपको समझा दें। अब हम लोग चलेंगे ये जो हमारा जो संवहन विधि द्वारा जो चलती है उष्मा, इसका कुछ खास उपयोग देखेंगे। जैसे कि देखिए, हमारा जो मकान का घर होता है, तो मकान के घर में क्या होता है, ऊपर में देखेंगे रोशनदान लगाया हुआ रहता है, जिसको कि वेंटिलेटर कहते हैं। अब वो वेंटिलेटर क्यों बनाया जाता है? उससे रोशनी आने का वो काम करता है क्या? जबकि उसके लिए हम रोशनी आने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो खिड़की का उपयोग करते हैं, विंडो का उपयोग करते हैं। तो फिर वो रोशनदान क्यों बनाया जाता है? जैसे देखिए, हम लोग जब सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गर्म होता है। अब गर्म होने के कारण जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चले जाता है, यानी कि हवा में वो कार्बन डाइऑक्साइड मिला और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा के साथ में कहाँ चले जाता है, ऊपर चले जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर क्यों चले जाता है? अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है गर्म होता है, यानी कि नाक से हम लोग जो छोड़ते हैं ना, तो वो गर्म वायु होता है। और हम लोग जानते हैं कि गर्म वायु जो होता है हल्का होता है। अगर वायु मान के चलिए ठंडा है तो वो भारी रहेगा। अगर वायु को अगर आप गर्म कर दिए तो क्या हो जाएगा, तो वो हल्का हो जाएगा। आखिर हल्का क्यों हो जाता है? देखिए, जब वायु का आप गर्म करिएगा ना, तो उसके अंदर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, मतलब कि पानी का जो छोटा छोटा बूंद है, वो पानी का छोटा छोटा बूंद क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि वाष्पित हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा। इस वजह से वायु क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। लेकिन वही वायु जब ठंडा रहता है तो उसके अंदर में वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है। तो वाटर ड्रॉपलेट रहने के कारण क्या होता है, वो भारी होता है, इस कारण वो नीचे बना रहता है। तो हम लोग जो सांस से छोड़ रहे हैं, तो गर्म वायु छोड़ रहे हैं, तो वो गर्म वायु क्या होगा, रूम में भरेगा। भरने के साथ ही वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको जगह होना चाहिए ना निकलने के लिए, तो वही वेंटिलेशन के द्वारा वो क्या हो जाता है, बाहर चले जाता है। अब क्या हुआ, अंदर का जो प्लेस था जहाँ पर कि गर्म वायु पहले था, गर्म वायु जो प्लेस को छेके हुआ था, अब तो गर्म वायु क्या हो गया, बाहर चले गया, तो वो जगह खाली हो गया। आपके खिड़की से होते हुए या आपके विंडो से होते हुए या आपके गेट से होते हुए फिर से ऑक्सीजन युक्त वायु क्या हो जाता है, वो आपके घर के अंदर चले आता है। तो इसलिए घर में रोशनदान बनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग जानेंगे समुद्री समीर और स्थल समीर के बारे में। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से समझते हैं, देखते हैं कि क्या होता है ये समुद्री समीर और स्थल समीर। अब देखिए, यहाँ पर ये लैंड है, ये सी है। सी मतलब समुद्र होता है, लैंड मतलब ज़मीन होता है। अब जब दिन का समय रहता है तो यहाँ पर सन रहता है। सन से जितना रे इस पर पड़ता है उतना ही रे इस पर भी पड़ता है। जितना रे लैंड पर पड़ेगा उतना ही रे किस पर पड़ता है, समुद्र पर पड़ता है। तो आप ये बता सकते हैं कि सबसे पहले इन दोनों में पहले गर्म कौन होगा? पहले तो ये बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले जो गर्म होगा, लैंड गर्म हो जाएगा। आखिर सबसे पहले लैंड गर्म क्यों हो जाएगा? देखिए, लैंड जो होता है ऊष्मा का बहुत ही अच्छा अवशोषक होता है। तो ये ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेगा पानी की तुलना में। पानी बाद में गर्म होगा, ये लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा। और यहाँ पर इस भी कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे कि जो जितना अच्छा ऊष्मा का अवशोषक होता है वो उतना ही अच्छा ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जक होता है। उत्सर्जक मतलब क्या हुआ, देखिए, जो जितना जल्दी ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, यानी कि जो जितना जल्दी ऊष्मा को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, वो उतना ही जल्दी ऊष्मा को क्या कर देगा, छोड़ देगा। जैसे देखिए कि जो जितना जल्दी पैसा कमा लेगा ना, तो वो उतना जल्दी उसका पैसा चले भी जाता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं रहता है कि कैसे आ गया मेरे पास में। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो लैंड है, ये लैंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है और क्या होता है, ये ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी है। तो देखिए, अब जैसे ही सन का रे पड़ा, दोनों पर सेम जितना क्वांटिटी में सी पर पड़ रहा है सन का रे, उतना ही क्वांटिटी में लैंड पर भी पड़ रहा है। तो अब लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। तो अब देखिए, उसके ऊपर में क्या है, तो ये वायु ऐसे ऐसे रहता है, ये क्या रहता है, एयर रहता है। तो लैंड के ऊपर का जो एयर, अब देखिए लैंड तो क्या हो गया है, गर्म हो गया है। लैंड गर्म हो जाने के कारण इसका ऊपर का जो वायु है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो सी है, इसके भी ऊपर क्या है, एयर है। इसके भी ऊपर देख लीजिए,
ये क्या है, एयर है, सॉरी। अब देखिए इसके ऊपर भी क्या है, एयर है, ये एयर है। तो लैंड जब गर्म होगा इसके ऊपर का वायु भी गर्म हो जाएगा। ये जब धीरे धीरे गर्म होगा तो यहाँ का जो है एयर होगा वो धीरे धीरे गर्म होगा। अब यहाँ का वायु जो है बहुत जल्दी गर्म हो गया, तो बहुत जल्दी गर्म हो जाने के कारण क्या होता है, यहाँ का जो वायु होता है हल्का हो गया। हल्का होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऊपर उठ जाएगा। अब देखिए यहाँ का तो स्थान खाली हो जाएगा ना। यहाँ का स्थान जैसे ही खाली होगा तो इधर का जो एयर है वो यहाँ से दौड़ते हुए इधर चले आएगा। क्यों दौड़ के चले आएगा, क्योंकि उसको ये जगह भरना है। तो उस जगह को भरने के लिए समुद्र से लैंड के तरफ जो समीर है या एयर है वो दौड़ के आके इस स्थान को क्या कर देता है, तो भर देता है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, चलते रहती है। इसलिए आप अगर समुद्र के बगल में बैठेंगे ना दिन के समय तो बहुत ही ठंडा वाला जो हवा है वो आपके शरीर में लगेगा। आखिर क्यों, क्योंकि इसका जो है प्रोसेस मैंने यहाँ पर बता दिया। क्योंकि यहाँ का जो एयर गर्म, यहाँ ये जो लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और फिर इधर का जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाता है और इधर से एयर क्या होता है, उस जगह को, खाली जगह को भरने के लिए इधर से दौड़ा चले जाता है। अब देखिए हवा जो है किधर से किधर की तरफ चल रहा है, तो समुद्र से लैंड की तरफ चल रहा है। तो इसलिए इस वाले समीर को क्या कह देंगे, तो समुद्री समीर कह देंगे। क्या कह देंगे, तो इसको कह देंगे हम लोग समुद्री समीर। समीर मतलब होता है जो ठंडा ठंडा हवा होता है, उसमें छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स का संख्या बहुत ही ज़्यादा रहे। समुद्री समीर को ही अगर इंग्लिश में बोलें तो इसको सी ब्रिज कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। अब देखिए ये तो दिन वाला कंडीशन हुआ। अगर वहीं रात का अगर हम बात करें तो रात का अगर बात करें, देखिए क्या होता है। रात में तो यहाँ पर क्या ये सन नहीं रहेगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जितना अच्छा उष्मा का अवशोषक होता है, यानी कि जो जितना आसानी से उष्मा को गेन कर लेता है वो उतना जल्दी क्या करता है, उष्मा को छोड़ भी देता है। अब देखिए ये उष्मा का अवशोषक अच्छा अवशोषक है पानी की तुलना में। जब उष्मा का ये अच्छा अवशोषक है तो ये उष्मा को क्या कर देगा, जल्दी जल्दी छोड़ भी देगा। इसकी तुलना में ये जल्दी पकड़ेगा नहीं, और जब पकड़ लेगा तो जल्दी छोड़ेगा नहीं, लेकिन ये जल्दी पकड़ लेगा, जल्दी छोड़ भी देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रात के समय में क्या होता है, जल्दी ठंडा कौन हो जाएगा, रात के समय में जो जल्दी ठंडा हो जाएगा तो वो हो जाएगा कौन, तो ये हमारा लैंड हो जाएगा जल्दी ठंडा। और ये धीरे धीरे ठंडा होगा, कहने का मतलब इसे धीरे धीरे हीट निकलेगा। तो यहाँ पर जब धीरे धीरे हीट निकलेगा तो इसके ऊपर का जो एयर होगा, इसके ऊपर का जो ये एयर होगा ये क्या हो जाएगा, ये होगा गर्म होगा। ये तो जल्दी से छोड़ दिया है ना, तब रात के समय में मान के चलिए ये क्या हो गया, जल्दी ठंडा हो गया। तो अब इसके ऊपर का जो एयर होगा वो क्या होगा, ठंडा होगा, क्योंकि ये हीट को तो बहुत ही जल्दी क्या कर दिया, छोड़ दिया है। लेकिन ये जो सी वाला जो पानी है ये धीरे धीरे छोड़ ही रहा। मान के चलिए रात का 12 बजा है, रात के 12 बजे ये बिल्कुल ही ज़मीन क्या हो चुका है, ठंडा हो चुका है। लेकिन अभी भी ये जो सी है, इस सी से हीट निकल ही रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ का जो एयर होगा, सी के ऊपर का जो एयर होगा वो क्या होगा, गर्म होगा। तो गर्म होने के कारण देखिए क्या होगा, ये जो एयर है ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। इस तरह से सारा का सारा एयर क्या हो जाएगा, इसका ऊपर उठते जाएगा और यहाँ पर स्थान खाली होते जाएगा। तो अब जो है एयर यहाँ पर ठंडा है, तो ये ठंडा एयर किधर से किधर चलेगा, तो अब लैंड से सी की तरफ चलेगा। तो इस लैंड से सी की तरफ चलने वाले एयर को क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज, या इसको बोल लीजिए स्थल समीर। क्या, तो इसको बोल लीजिए आप स्थलीय समीर। तो ये था स्थलीय समीर के बारे में। तो स्थलीय समीर क्यों कहे इसको, क्योंकि ये स्थल से समुद्र की तरफ चल रहा था। और उसको समुद्री समीर क्यों बोले थे, क्योंकि वो जो एयर था समुद्र से लैंड की तरफ चल रहा था। तो ये था बिल्कुल, ये वाला कॉन्सेप्ट था स्थल समीर और समुद्री समीर का। अब आगे जो हम लोग देखते हैं, ये जो हम लोग पढ़े आज कन्वेक्शन, इसका कुछ और उपयोग देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए फ्रीजर का जो पेटिका होता है, फ्रीजर के बिल्कुल ऊपर में लगाया जाता है। क्या, तो फ्रीजर का पेटिका, फ्रीजर पेटिका।
तो ये जो फ्रीजर पेटिका आप देखिएगा ना, तो फ्रीजर में यानी कि रेफ्रिजरेटर में कहाँ लगाया जाता है, तो वो ऊपर में लगाया जाता है। जो भी फ्रीजर होता है उसके कहाँ पर रहता है, तो ऊपर में रहता है। तो आखिर ऊपर में क्यों लगाया जाता है? जैसे देखिए फ्रीजर जो होता है ना, उसमें जो एयर रहता है, जब वो गर्म हो जाता है तो गर्म होने के बाद वो एयर क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है और फ्रीजर की पेटिका से टकराता है और ठंडा होकर फिर से क्या हो जाता है, वो वापस लौट जाता है। तो इस तरह से गर्म होते रहता है, फिर एयर ठंडा होते रहता है, गर्म होते रहता है, ठंडा होते रहता है, ये प्रोसेस चलते रहता है, इसलिए उसके अंदर में गर्मी नहीं बनता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बिजली का जो बल्ब होता है उसके अंदर अक्रिय गैस को भर दिया जाता है, यानी कि नोबल गैस को भर दिया जाता है। देखिए क्यों भरा जाता है। अब मान के चलिए ये बिजली का बल्ब है 1 मिनट। अब देखिए ये बल्ब है, सही तरीके से फिगर नहीं बना है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा फिगर बनाया। देखिए मान के चलिए ये बल्ब है। अब बल्ब के अंदर अक्रिय गैस को क्यों भरा जाता है, इसको समझने के लिए देखिए ये क्या। अब मान के चलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं भरा हुआ है, मतलब बल्ब के अंदर में कुछ नहीं भरा हुआ है, कि मतलब ये इधर कोई मीडियम नहीं है, मतलब ये बल्ब क्या है, निर्वात है। अब इधर से जो वायर लगा हुआ है, ये वाला वायर लगा हुआ है, इस वायर से क्या होगा, करंट तो डायरेक्ट फ्लो करके आते रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि ये जो है यहाँ पर जो ये लगा रहता है तंतु, जिसको कि फिलामेंट कहते हैं, तो इस फिलामेंट में करंट आते रहेगा। तो जब फिलामेंट पूरी तरीके से गर्म हो जाता है तभी वो ग्लो करता है। जब ये फिलामेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तभी वो ग्लो करता है। तो अब ये तो फिलामेंट लगातार गर्म हो रहा है ना, तो लगातार गर्म होने के कारण क्या होता है, लगातार गर्म होते रहेगा जब, तो इस फिलामेंट का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि ये फिलामेंट क्या हो जाएगा, गल जाएगा। लेकिन जब इसके अंदर में देखिए क्या होता है, अक्रिय गैस को भर दिया जाता है। मान के चलिए ये अक्रिय गैस को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर भर दिया। तो अक्रिय गैस को भर देने के कारण, तो देखिए ये जो अक्रिय गैस भरा हुआ है, तो यहाँ पर जब ये फिलामेंट गर्म होते रहता है तो इधर से हीट क्या होते रहता है, चारों बगल फैलते रहता है संवहन धारा द्वारा। पहले तो संवहन धारा नहीं बन रहा था। संवहन धारा क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि इसके जगह यहाँ पर जो अक्रिय गैस भरा हुआ था तभी वहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब निर्वात था। मतलब इस वजह से वहाँ पर जो है ये ऊष्मा जो है, ऊष्मा चारों तरफ से नहीं फैल रहा था, जिस कारण से इसका तापमान यानी कि ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट का तापमान क्या होते जा रहा था, लगातार बढ़ते जा रहा था। और बढ़ते बढ़ते वो क्या हो जाता, एक समय ऐसा आता कि वो अपने गलनांक बिंदु पर पहुँच जाता और वो गल जाता। लेकिन अब जब हम लोगों ने क्या कर दिया है, यहाँ पर अक्रिय गैस को जब भर दिया है, तो अक्रिय गैस को भरने के कारण क्या होता है, अब इस फिलामेंट से ऊष्मा चारों तरफ फैलती है, जिस कारण से ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट अपने गलनांक बिंदु तक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता है और गलता नहीं है। तो अब हम लोग चलेंगे विकिरण के बारे में समझेंगे, रेडिएशन, यानी कि ये भी क्या है, एक प्रकार का ऊष्मा का चलने का विधि है, यानी कि ऊष्मा इस विकिरण विधि द्वारा भी चलती है। तो विकिरण विधि में देखिए क्या होता है, विकिरण जो होता है वो निर्वात में चलती है। जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने देखा चालन के बारे में, इससे पहले इस वीडियो से पहले पढ़ा था हम लोगों ने, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको जाकर आप वहाँ पर चालन को अच्छे तरीके से देख लेंगे। उसको समझने के बाद आपको ये संवहन धारा, बिल्कुल संवहन का जो टॉपिक है ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो विकिरण, ये चालन विधि में हम लोगों ने देखा था कि उसमें भी माध्यम की आवश्यकता होती है, ऊष्मा को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये जो संवहन विधि अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें भी माध्यम में चलने की मतलब माध्यम की आवश्यकता होती है ऊष्मा को चलने के लिए। अब हम लोग देखेंगे एक ऐसा विधि जिसको कि बोलते हैं विकिरण विधि। इस विकिरण विधि में किसी भी प्रकार का उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि विकिरण विधि में क्या होता है, निर्वात में चलती है ऊष्मा, उसको ना ही एयर चाहिए, ना ही वाटर चाहिए, ना ही कोई और प्रोसेस है, यानी कि वो खुद ब खुद चलता है निर्वात में। अब देखते हैं विकिरण विधि को हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि सूर्य का जो प्रकाश है वो किस विधि द्वारा हमारे अर्थ तक पहुँचता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो विकिरण विधि द्वारा ही पहुँचता है। कौन सा, तो विकिरण विधि द्वारा ही पहुँचता है। एक तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि विकिरण विधि में चलने के लिए ऊष्मा को किसी भी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा संवहन और चालन में क्या देखा, इसमें जो ऊष्मा चलती है तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा चलती है। क्या चलती है, तो टेढ़ा मेढ़ा चलती है, सीधा नहीं चलती है। लेकिन इस विकिरण विधि में जो ये चलेगा, ऊष्मा जो विकिरण विधि में चलेगा तो बिल्कुल सीधा चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। और जो हम लोगों ने चालन और संवहन विधि में देखा, तो इसमें ऊष्मा जो चलती है वो स्लो से चलती है, लेकिन इस विधि में बहुत ही फास्ट गति से ऊष्मा चलती है, यानी कि बिल्कुल दौड़ता नहीं है, बल्कि इसको आप देख नहीं पाइएगा। तो ये इतना तेज़ी गति से चलता है कि इस विकिरण विधि में ऊष्मा, एक तो पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सीधी चलती है और ऊष्मा जो होती है काफ़ी तेज़ गति से चलती है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं हमारा जो दैनिक जीवन है, हमारे दैनिक जीवन में इस विकिरण विधि का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि देखिए बादल वाला जो आकाश होता है, यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ।
आप लोग इस चीज़ को फील किए होंगे कि जो बादल जब क्या होता है कि गर्मी का जो मौसम रहता है, बारिश का मौसम रहता है, और जब बादल छाया हुआ रहता है तो उस रात में हम लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है। इसके पीछे का क्या कारण है? जब देखिए आकाश जब साफ़ रहेगा ना वर्षा के दिन में, तो आकाश जब साफ़ रहेगा तो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा। लेकिन वही जब बादल जिस रात में क्या रहेगा, तो बादल छाया हुआ रहेगा, तो वो रात बिल्कुल ही गुम्मस वाला रहता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? जब आकाश साफ़ रहता है तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, लेकिन जब वही क्या होता है, ये बादल रहता है आकाश में, बादल छाया हुआ रहता है, तो क्या लगता है हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब देखिए क्या होता है, रात के समय में हम लोगों ने देखा था कि अर्थ क्या करता है, हीट को छोड़ता है, यानी कि जो भी दिन में अपने ऊष्मा को इसने अवशोषित किया था, उस ऊष्मा को क्या कर रहा है, ये छोड़ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर तो क्या है, बादल है। अब यहाँ से ऊष्मा को छोड़ा तो ऊष्मा आया, इस बादल से टकराया, टकराने के बाद फिर ये कहाँ पर लौट जाता है, तो पृथ्वी पर ही लौट जाता है। फिर से देखिए ये ऊष्मा यहाँ पर आया, बादल से टकराया, फिर से पृथ्वी पर ही लौट गया, यानी कि पृथ्वी का जो गर्मी है वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाया, फिर से लौट के कहाँ चले आया, टकरा के, बादल से टकरा के हमारे पृथ्वी पर ही चले आया। तो वो हीट बाहर नहीं जा पाता है। इस वजह से ही हम लोगों को बादल, जब जिस रात में बादल छाया हुआ रहता है, तो उस रात में हम लोगों को ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। तो ये था कि बादल वाला जो है आकाश में हम लोगों को ज़्यादा गर्मी क्यों लगती है। और आगे जो दूसरा वाला है, जैसे देखिए रेगिस्तान जो होता है, जिसको कि जैसे कि सहारा वगैरह डेजर्ट हो गया, तो उसका दिन बहुत ज़्यादा गर्म होगा और रात क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? अब देखिए ये जो बालू है, इस सैंड है, ये ऊष्मा का बहुत ही अच्छा अवशोषक होता है। और इससे पहले ही हमने बता दिया है आपको कि जो जितना ज़्यादा ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होगा, यानी कि जो जितना जल्दी ऊष्मा को अवशोषण कर लेगा, वो उतना ही जल्दी ऊष्मा को क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब देखिए दिन का समय है, ये जो रेत है ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और तुरंत अवशोषित कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब एब्जॉर्ब कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया, अब उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा हीट निकलता है। तो इसलिए दिन का जो समय होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। खास करके जो शाम वाला समय होता है ना, 4-5 बजे वाला समय, तो उस समय और भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। 12 बजे तो रहती है गर्मी, लेकिन जब रात होता है तो वो उतना ही जल्दी क्या करता है, ऊष्मा को छोड़ देता है, जिस वजह से जितना ज़्यादा गर्मी दिन में था और उसके जस्ट विपरीत, यानी कि उसके जस्ट उल्टा रात में क्या हो जाता है, ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये कारण है उसका, रेगिस्तान वाला जो जगह होता है वहाँ पर दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ने का और रात में ज़्यादा ठंडी पड़ने का। उसके बाद आप लोग देखे होंगे कि जो चाय की केतली होती है, तो चाय की केतली का जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्या बना जाता है, चमकीला बना जाता है। देखिए चमकीला बनाने के पीछे का कारण ये है कि ताकि वो जो चाय है गर्म है, तो अंदर का जो तापमान है, यानी कि अंदर का जो हीट है वो बाहर नहीं जा सके और बाहर का जो हीट है वो अंदर नहीं आ सके। इस वजह से चाय क्या होता है, ज़्यादा समय तक गर्म रहता है। उसके बाद क्या, देखिए इसका जो नेक्स्ट उदाहरण है, जैसे कि हम लोग जब चमड़ा वाला जूता पहनते हैं तो उसको पॉलिश करके जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो उसमें उतना ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता है, क्योंकि उस पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो चमकीला है। चमकीला वाला सतह पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि परावर्तित हो जाता है। लेकिन वही चमड़ा का जूता को अगर पॉलिश करके अगर आप पॉलिश करके बाहर नहीं निकले, यानी कि पॉलिश करके नहीं पहने, तो क्या होगा, आपको ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हीट को बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे मान के चलिए ये वाला बोर्ड है ना, ये वाला बोर्ड चमकीला है, तो ये इस पर जब क्या पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो अधिकांश भाग को ये क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। यही जब खुरदरा बोर्ड होगा ना, तो खुरदरा बोर्ड जब होगा तो इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये जितना परावर्तित तो करेगा, रिफ्लेक्ट तो करेगा, लेकिन बहुत सारा भाग को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। इस वजह से ये बोर्ड जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। सेम वही जो है वहाँ पर शू पॉलिश, यानी कि पॉलिश किया हुआ शू को जब हम लोग पहनते हैं तो यही वाला सेम वहाँ पर भी कंडीशन लागू होता है। तो अब हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। तो आज के वीडियो में जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, संवहन के बारे में पढ़ा, जिसको कि हम लोगों क्या नाम से जानते हैं, तो कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। तो संवहन में क्या देखा कि कण जो है एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। क्या होगा, मान के चलिए अगर कण यहाँ पर है तो यहाँ से ये क्या होगा, जब चल कर जाएगा, तो चल कर जाएगा तो देखिए जब कण एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ना, तो एक प्रकार का धारा बन जाता है और उस धारा का नाम है संवहन धारा। तो हमारा जो ये वायुमंडल है, यानी कि ये जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये जो गर्म होता है, ये संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। और हमारा जो वायुमंडल है, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसमें क्या चलता है, तो संवहन धारा चलता है। अब इस संवहन धारा विधि द्वारा, यानी कि संवहन विधि द्वारा ऊष्मा जो चलती है, किस में चलती है, तो सबसे पहला जो याद रखना है तो वो गैस
गैस में चलती है और दूसरा जो याद रखना है वो द्रव में चलती है, यानी कि गैस और द्रव में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा चलती है। अब उसके बाद हम लोगों ने संवहन धारा के बारे में देखा था कि संवहन धारा किधर से किधर चलती है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्थल समीर और समुद्री समीर के बारे में। स्थल समीर को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, तो लैंड ब्रिज कहते हैं। अब देखिए दिन के समय में जो होता है, जो समुद्र तट वाला जगह पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या चलता है, दिन के समय का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर दिन के समय में समुद्री समीर चलेगी और रात के समय में क्या चलेगी, तो स्थल समीर चलेगी। तो इसके क्यों स्थल समीर रात में चलती है, समुद्री समीर रात में दिन में चलती है, इसका जो है वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। वहाँ पर जाके आप अच्छे तरीके से वीडियो को देख सकते हैं रिमाइंड करके। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो कमरा होता है, मकान वाला जो कमरा होता है, उसके ऊपर में देखेंगे क्या होता है, तो रोशनदान बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, तो रोशनदान बनाया जाता है। तो रोशनदान बनाने के पीछे का कारण क्या है, रोशनदान इसलिए बनाया जाता है, देखिए, क्योंकि जो हम लोग नाक से जो सांस जब छोड़ते हैं तो ये जो होता है क्या होता है, गर्म हवा होता है। क्या होता है, तो गर्म हवा होता है। तो ये गर्म हवा क्या होता है, ऊपर उठता है। तो ऊपर उठता है तो उसको ऊपर में बाहर निकलने के लिए तो कोई जगह होना चाहिए, इसलिए वो हमारा जो कमरा होता है, मकान वाला जो कमरा होता है, उसमें ऊपर में रोशनदान बनाया जाता है। और उसी रोशनदान के थ्रू, रोशनदान बोलिए या तो आप उसको वेंटिलेशन बोलिए, तो उस वेंटिलेशन के थ्रू क्या हो जाता है, वो बाहर चले जाता है। गरीब के घर में कोई वेंटिलेशन नहीं होता है, बल्कि जो है ऐसे ही वो निकल जाता है। गरीब के घर में देखिएगा ना तो चारों तरफ वेंटिलेशन ही लगा हुआ रहता है। ये हम बात कर रहे हैं मकान के घर का। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज़ के बारे में, कि फ्रीजर की जो पेटिका होती है, फ्रीजर की पेटिका क्या होता है, फ्रीजर के जस्ट ऊपर में लगाया जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब फ्रीज होता है उसके नीचे में जो एयर होता है, जब वो क्या होता है, गर्म होता है, तो और ऊपर जब वो उठता है तो ऊपर उठने के बाद क्या हो जाता है, तो वो ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो फ्रीजर पेटिका से टकराता है। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बिजली का जो बल्ब होता है, बिजली के बल्ब में आकर गैस क्यों भरा जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने विकिरण विधि के द्वारा मतलब विकिरण के बारे में पढ़ा था, यानी कि ऊष्मा का चलने का जो तीसरा विधि है वो विकिरण विधि है। और विकिरण विधि में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से चालन और संवहन में ऊष्मा को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता थी, जैसे कि ठोस में चल रहा था, चालन विधि द्वारा ठोस में चल रहा था, और संवहन विधि द्वारा किस में चल रहा था, तो गैस और द्रव में चल रहा था। लेकिन ये जो विकिरण विधि है, इस विकिरण विधि में किसी भी प्रकार का उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, बल्कि वो निर्वात में चलता है, वैक्यूम में चलता है। अब इसमें हम लोगों ने इसका दैनिक जीवन में उपयोग जो देखा था, तो वो सबसे पहला जो उपयोग देखा था, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि जब गर्मी का रात होता है और उस गर्मी के रात में जब बादल छाया हुआ रहता है, तो उस गर्मी के रात में हम लोगों को ज़्यादा गर्मी लगता है। तो क्यों लगता है, इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले ही कर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था कि पॉलिश किया हुआ जूता हम लोग पहनते हैं, क्यों पहनते हैं। उसके बाद जो है चाय का केतली का जो ऊपर वाला भाग होता है, यानी कि बाहर वाला जो भाग होता है, उसको चमकीला क्यों बनाया जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि रेगिस्तान वाला जो दिन होता है, तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और रात जो होता है बहुत ही ज़्यादा ठंड वाला होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा जो वीडियो जब भी बने आपके पास में इसका नोटिफिकेशन चले जाए। और हाँ, बेल की घंटी को ज़रूर दबा दें और हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें आप अपने संबंधी के साथ में, मित्र के साथ में, ताकि उनको भी हमारे वीडियो का सहायता मिल सके, मदद मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।